अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। मैं हूँ माहरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि फ़िज़ाई जारहत के बाद अब अमरीका ज़मीनी जारहत के लिए भी पर तोल रहा है। ट्रम्प ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर शुरू कर दिया है। दावा किया गया अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में सामने आया है, जिसका मकसद अपना हरम समेत ईरानी जज़ायर पर काबिज़ होना है। अमेरिका की ईरान पर दबाव की नई हिकमत अमली। ट्रंप ने जमीनी ऑपरेशन पर गौर शुरू कर दिया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप मुख्तलिफ अस्करी ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि आबना हुर्मुज़ के करीब ईरानी जज़ायर पर कब्जे का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। तहम अमरीकी हुकूमत की जानिब से इस मंसूबे की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान जल्द शिकस्त खाएगा। ट्रंप के मुताबिक ईरान मुलाकात और मामला तय करना चाहता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका देखेगा कि ईरान के साथ कोई समझौता किया जा सकता है या नहीं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक खित्ते में बढ़ती कशीदगी आलमी सलामती और तवानाई की मंडियों पर असर डाल सकती है। एक जानिब जंग के मामला, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका ईरान मुज़ाकरात से मुतालिक एक नई रिपोर्ट ने सिफारती हलकों में भी हलचल मचा दी है। ईरानी हुकाम ने मामले से माली फ़वाइद उठाने वालों के नाम नायब सदर को भिजवा दिए हैं। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक ईरान ने जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ पर हेरा फेरी का इल्ज़ाम आयद किया है। ईरान अमेरिका पसे पर्दा राब्ते विटकॉफ और कुशनर पर तेहरान के संगीन इल्जाम। स्विट्जरलैंड में होने वाली मुलाकातों के दौरान ईरानी मुज़ाकराती टीम ने अमेरिकी नायब सदर को अपने खदशात बताए। ईरानी हुकाम के मुताबिक विटकॉफ और कुशनर की मौजूदगी मुआहदे की राह में रुकावट बन सकती है। तेहरान का मौक़िफ़ था कि दोनों शख्सियात की तवज्जो सिफारती पेशरफ्त के बजाय मुमकिना माली मुफादात पर है। अमरीकी वेबसाइट ने ज़राए के हवाले से दावा किया कि नायब सदर जेडी वैंस को ईरानी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया था। रिपोर्ट में यह भी इल्ज़ाम लगाया गया कि विटकॉफ और कुशनर माली मामलात में फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। ईरान ने यह मौक़िफ़ भी इख्तियार किया कि स्टीव विटकॉफ ने ईरानी मौक़िफ़ को दुरुस्त अंदाज में अमरीकी सदर तक मुंतकिल नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना माली फ़वाइद की मालियत जून तक अरबों डॉलर तक पहुँचने का दावा किया गया। ईरानी हुकाम ने मुज़ाकराती मालूमात के इसराइल तक पहुँचने पर भी एतराज़ात उठाए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि विटकॉफ और कुशनर इसराइली वज़ीर आज़म और मूसाद क़यादत से मुसलसल राब्ते में रहे। ईरानी हुक्काम ने सालिसों के जरिए सदर ट्रंप को एक तहरीरी दस्तावेज भी भिजवाई। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान एना केली ने रिपोर्ट को ईरानी प्रोपेगेंडा करार दिया। एटमी मसले पर शुरू होने वाली जंग हरमस के बाबर में फंस गई है। अमेरिका ने ईरान पर जारियत जारी रखी। जारे फोर्सेस ने कैंसर अस्पताल को भी नहीं बख्शा है। अच्छा बहार अहवास और बंदर अब्बास में अस्करी तनसीबात पर हमले का दावा किया, जबकि ईरान ने इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका शहरी तनसीबात को तबाह कर रहा है। अमरीकी हमले में अब तक 35 अफराद शहीद और 300 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। अमेरिका की बिला जवाब जंग ईरान और खित्ते में तबाही मचाने लगी। अमेरिका एक बार फिर ईरानी शहरों पर हमला आवर हुआ। महद न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक चाबहार में 3 धमाकों की इत्तलात मौसूल हैं। ईरानी मीडिया का दावा है कि अमेरिकी मिसाइलों ने बहरी निगरानी के एक टावर को निशाना बनाया। ये टावर समंदर की निगरानी, रेस्क्यू और माहीगीरों की मदद के लिए इस्तेमाल होता था। उधर इराक की सरहद के करीब वाक़ अहवाज शहर में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। रूसी मीडिया का दावा है कि अहवाज में एक मिसाइल कैंसर अस्पताल के करीब गिरा। अस्पताल में ज़ेर इलाज बच्चों को फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। हालिया कशीदगी के दौरान अहवास को मुतअद्दिद बार निशाना बनाया जा चुका है। बंदर अब्बास के करीब भी मिसाइल हमले की इत्तलात सामने आई हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी मिसाइलों ने शहर के करीब एक मकाम को निशाना बनाया। ईरानी हुक्काम का कहना है कि हमलों से रिहायशी इलाकों को भी नुकसान पहुंचा और शहरी मुतासर हुए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड का मौक़िफ़ है कि कार्रवाइयाँ सिर्फ फौजी अहदाफ के खिलाफ की गई। अमरीका के मुताबिक साहली दिफाई निज़ाम, क्रूज मिसाइलों के ज़खायर और लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाया गया। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि कार्रवाइयों का मकसद आबना हुर्मुज़ में ईरानी अस्करी सलाहियत को महदूद करना है। और इस सब के बाद अमरीकी हमलों पर ईरानी रद्द-ए-अमल भी जारी रहा। जारहत के जवाब में अमरीकी मफादात को निशाना बनाया गया, जबकि उर्दन, कुवैत समेत दीगर मकामात पर मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए हैं। MQ-9 ड्रोन मार गिराने और 7 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा भी सामने आया। ईरान ने तवानाई बरामदात रोकने और आबना हुर्मुज़ बंद रखने की धमकी दे दी है। ने अमरीकी जहरियत का भरपूर जवाब दिया। मशरिकी वस्ता में अमरीकी अड्डे ईरान का हदफ बने। उर्दन में अल अर्ज़क एयरबेस में अमरीकी फौज के मवासलाती निज़ाम और रडार को ड्रोन से निशाना बनाया। इसके अलावा कुवैत में वाक़े अली अल सालिम एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से मुश्तरका हमला किया। रन इनकलाब के मुताबिक इसने अमरीकी फौजियों के जमा होने के मकाम को निशाना बनाया। अमरीका की बहरी नाकाबंदी के जवाब में ईरान ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। पास तारान इनकलाब ने मशरिकी वस्ता से तवानाई बरामदात रोकने का ऐलान किया है। ईरान का कहना
ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو فائدہ پہنچانے والے تمام برآمدی راستے بند کر دیے جائیں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یا توانائی سب کے لیے ہوگی یا کسی کے لیے نہیں۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے اپنا ہرموز بند رکھنے کی بھی دھمکی دی۔ ترجمان کے مطابق یہ راستہ اس وقت تک بند رہے گا جب تک امریکہ ایران کے قانونی نظام حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتا۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی کے باعث عالمی توانائی کی منڈیوں اور بحری تجارت پر بھی خدشات مزید بڑھ گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو متنازع بیان بھاری پڑ گیا ہے۔ مختلف سیاسی رہنماؤں نے آج بھی سربراہ GUI کو ہدف تنقید بنایا۔ حنیف عباسی، شرجیل انعام میمن، خالد مقبول صدیقی اور فاروق ستار نے کھری کھری سنائی، کہا کہ یوں لگتا ہے کہ مولانا پاکستان کے بجائے بھارت سے انتخاب میں شرکت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تنقیدی توپوں کا رخ آج بھی مولانا فضل الرحمان کی جانب رہا۔ حکومتی افراد اور سیاسی شخصیات بیان کو بری بات کہتے دکھائی دیے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے شہداء سے متعلق بیان حیران کن قرار دیا۔ میری شہید کی جوتی کے برابر نہ میں فیڈرل منسٹر ہوں نہ کوئی اور ہے۔ شہید کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس کو آپ بھی جانیں، میں بھی جانوں۔ شانہ اپنی سیاسی سمت کا تعین کریں۔ ایک تجربے کار ذمہ دار سیاسی شخصیت سے، قومی لیڈر سے اس طرح کی غلطی کو کسی طرح سے بھی میرے خیال ہے اس کی اجازت اور امکان ہمارے درمیان موجود۔ ان کے لہو کی تصدیق کی گئی ہے، ان کی قربانیوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، لہٰذا فوراً اپنے اس عمل، رویے اور بیان پر نظر ثانی کر کے تصحیح کی جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے متنازع بیان داغ کر مذمت اور تنقید کے اس سلسلے کو ہوا دی ہے جو بغیر کسی وضاحت یا معذرت کے تھمتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اہم خبر آ رہی ہے لاہور ہائی کورٹ سے، جہاں پر قتل کا ملزم درخواست ضمانت مسترد ہونے پر فرار ہو گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مدعی مقدمہ اور ساتھی نے فرار ہوتے ہوئے ملزم کو دبوچ لیا۔ ملزم خود کو مدعیان سے چھڑانے کے لیے تھپڑ مارتا رہا۔ ملزم مدعیوں سے پیچھا چھڑا کر بھاگنے میں بھی کامیاب ہوا ہے۔ پولیس اہلکار ملزم کو پکڑنے کے بجائے روانہ ہو گئے۔ قتل کا ملزم درخواست ضمانت مسترد ہونے پر فرار ہو گیا ہے۔ مدعی مقدمہ اور ساتھی نے فرار ہوتے ہوئے ملزم کو دبوچ لیا۔ ملزم خود کو مدعیان سے چھڑوانے کے لیے تھپڑ مارتا رہا۔ ملزم مدعیوں سے پیچھا چھڑا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس اہلکار ملزم کو پکڑنے کے بجائے روانہ ہو گئے۔ قتل کا ملزم درخواست ضمانت مسترد ہونے پر فرار ہوا۔ مدعی مقدمہ اور ساتھی نے فرار ہوتے ہوئے ملزم کو دبوچ لیا۔ ملزم خود کو مدعیان سے چھڑوانے کے لیے تھپڑ مارتا رہا۔ فوٹیج میں یہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ تمام واقعہ پیش آیا۔ دیگر خبروں کی جانب بڑھیں گے۔ ڈاکٹر آکاش قتل کیس میں گرفتار تینوں ملزمان سریش، رام چند اور انیل کو چہرہ ڈھانپ کر عدالت میں پیش کیا گیا۔ دوران سماعت تفتیشی آفیسر نے بتایا کہ ملزمان نے ڈاکٹر آکاش سے کیش چھین کر گولی ماری ہے۔ ملزمان کے خلاف دیگر ساتھیوں میں بھی مقدمات درج ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ پروسیکیوٹر کی جانب سے ملزمان کی شناخت پریڈ کے لیے درخواست جمع کرائی گئی ہے۔ عدالت نے تفتیشی آفیسر کو ہدایت کی کہ ملزمان کے چہرے چیمبر میں دکھائے جائیں۔ عدالت نے تینوں ملزمان کو 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ کراچی میں جرائم کا جن بے قابو ہو گیا ہے۔ نارتھ کراچی میں فائرنگ کے 2 مختلف واقعات رونما ہوئے، 4 افراد زخمی ہو گئے۔ گلستان جوہر بلاک 9 میں شہریوں کے تشدد سے ایک ڈاکو ہلاک، دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ سرجانی ٹاؤن گلشن نور میں بھی فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ شناخت 40 سالہ محمد نسیم اور 45 سالہ تسلیم کے نام سے ہوئی۔ گلستان جوہر بلاک 9 میں 2 مبینہ ڈاکو عوام کے ہتھے چڑھ گئے۔ شہریوں کے تشدد سے ایک ڈاکو ہلاک، دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ سراب گوٹ میں بس ٹرمینل کے قریب سے لاش ملنے کا واقعہ، 38 سالہ عالم زیب کو بے رحمی سے چھریوں کے وار کر کے قتل کیا گیا۔ لاش کو ڈرم میں رکھ کر گاڑی کی مدد سے اسٹاپ پر چھوڑا گیا تھا۔ پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے گاڑی کو تحویل میں لے لیا۔ واقعے کا مقدمہ مقتول کے بھائی کی مدیت میں درج کر لیا گیا۔ ادھر اسٹیل ٹاؤن میں فٹ بال گراؤنڈ کے قریب گھر سے 13 سالہ بچے کی لاش ملی، پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور اب سرگودا سے خبر ہے، جہاں شمشیر ٹاؤن میں خواتین کو ہراساں کرنے کا واقعہ رونما ہوا۔ CCTV فوٹیج میں موٹر سائیکل سوار اوباش کو خواتین کے ساتھ نازیبہ حرکات کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ واردات کے بعد ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے، جبکہ پولیس کی جانب سے CCTV فوٹیج کی مدد لے لی گئی ہے۔ ملزم کی تلاش شروع کر دی گئی ہے اور جلد گرفتاری کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔
भावल नगर फोर्ट अब्बास के चोलिस्तानी इलाके में नौजवान के साथ बदफेली का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अहले खाना के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिलने पर मुतासरा नौजवान के वालिद इंतकाल कर गए। दर्ज मुकदमे के मुताबिक जहरीली चीज़ खिलाकर 10-11 अफराद ने लड़के के साथ ज़्यादती की। FIR के मुताबिक मुतासरा नौजवान को तशवीशनाक हालत में विक्टोरिया अस्पताल भावल नगर मुंतकिल किया गया, जिसकी हालत नाजुक बताई जाती है। पुलिस ने तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। अभी खबर यह है कि वफाकी आइनी अदालत में बच्चों के अगवा से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से बच्चों से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब करते हुए इस्तफसार किया कि कितने बच्चे भीख मांगते हैं और कितने मजदूरी करते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि हुकूमत बच्चों का मुकम्मल डाटा तैयार करे। कम उम्र बच्चों से जबरी मुशक्कत कराई जा रही है। बच्चों के लिए शेल्टर होम कायम किए जाएँ और उन्हें हुनर सिखाया जाए। अदालत ने ज़ैनब अलर्ट कानून का रिकॉर्ड भी तलब करते हुए केस की समाअत 2 माह के लिए मुलतवी कर दी। वफाकी आईनी अदालत का नाबालिग बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा फैसला सामने आ गया है। इस्लामाबाद में अदालत ने करार दिया कि नाबालिग बच्चों, ज़ईफ़ अफराद और पर्दा नशीन ख़वातीन के मुकदमात में सरपरस्त की तकर्री लाजमी होगी और किसी भी समझौते को अदालती जाँच पड़ताल से मशरूत रखा जाएगा। अदालत ने हुक्म दिया मुकदमे के आगाज़ पर ही कम उम्र फरीक का तयन किया जाए। हुकूक के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के बगैर कोई फ़ैसला ना किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए ट्रायल कोर्ट को दोबारा कार्रवाई जारी रखने की हिदायत की गई है। और अब आपको ये बताएं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद नान बाइयों ने भी रोटी और नान की कीमतें बढ़ा दी हैं। नान बाइयों ने रोटी की कीमत में 9 रुपये और नान की कीमत में 10 रुपये के इजाफे का ऐलान किया है। इसी हवाले से नुमाइंदा बोल न्यूज़ अरीबा आफ्ताब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अरीबा, बताएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल बताई जा रही है? हाँ जी, बिल्कुल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ अब गरीब आवाम के लिए जो है वो 2 वक्त की रोटी भी खाना बहुत मुश्किल हो गया है। नान भाई एसोसिएशन की जानिब से नान और रोटी की कीमतों में इजाफे का जो है वो ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद रोटी जो है वो 9 रुपये इजाफा किया जाएगा, जबकि नान में 10 रुपये इजाफा किया जाएगा। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आटा बहुत महंगा हो गया और गैस बहुत महंगा हो गया। पहले सिलेंडर 14,000 का था, अब 19,000 का आ रहा है। और आटा पहले 20 किलो का थैला 1600 का था, अब 2400 रुपये का आ रहा है। हमारी मजबूरी है, इसलिए ज़रा रोटी महंगी कर रहे हैं। यही हालात रहे तो फिर तंदूर बंद करना पड़ेगा। नान भाई एसोसिएशन की जानिब से भी ये मुतालबा किया जा रहा है कि आटा महंगा है, जिसकी वजह से अब जो 20 किलो आटे का थैला जो है वो 2400 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। हुकूमत को चाहिए आटा सस्ता करे ताकि हम जो है वो शहरियों को सस्ते दामों में रोटी करने के लिए अरीबा आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, अहम खबर शामिल करेंगे। बताएं आपको कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद PIA खरीदने के लिए जहन बनाया। फील्ड मार्शल चाहते थे कि PIA को मकामी कारोबारी तबका चलाए, वही खरीदे। मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब का SECP सीरीज़ में इजहार ख्याल, कहा कि दूसरी बोली से कबल उनकी दीगर 8-10 कारोबारी शख्सियात के हमरा फील्ड मार्शल से भी मुलाकात हुई थी। फील्ड मार्शल ने बताया कि कुछ ममालिक PIA में G2G मुआहदे के तहत दिलचस्पी रखते हैं। उनका कहना था कि मुल्क में माशी तरक्की का रास्ता स्टॉक मार्केट से ही होकर गुजरता है। PTA की शिकायत पर NCCIA की लाहौर में कार्रवाई। टेलीकॉम सार्फिन को डाटा गैर कानूनी तौर पर फरोख करने वाले 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्ज़िमान के कब्जे से 5 मोबाइल फ़ोन, 8 बायोमेट्रिक डिवाइसेस, 43 मुश्तबा सिम बरामद की गई। फॉरेंसिक तज्ज़िये में व्हाट्सएप के ज़रिए कॉल डाटा, शनाख्ती कार्ड मालूमात और फिंगरप्रिंट की गैर कानूनी खरीदो फरोख के शवाहिद सामने आ गए हैं। मुकदमा दर्ज करके नेटवर्क से वाबस्ता दीगर अफराद की तलाश भी शुरू कर दी गई है। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। विजिट कीजिए bolnews.com, देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।